हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जो अभी तक है कि हमने पिछले एक वीडियो लेक्चर जो मैंने शूट करके मैंने आप लोगों के लिए डाला था, जिसमें कि यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कि मैकेनिक्स से यानी कि यांत्रिकी से जितने भी फार्मूलाज हो सकते हैं और जितने भी मात्रक और बीमा हो सकते हैं, उन सबका मैंने फार्मूलाज, मात्रक और बीमा, ये सारा मैंने यहाँ पर बताया था। आज जो है उसी फॉर्मूलाज के ऊपर आधारित मैंने कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लेकर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि न्यूमेरिकल्स आरआरबी जीडी। क्या है कि अभी एक महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद आरआरबी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 महीने बाद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। तो मैं देखा कि जो ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। ये जो क्वेश्चंस है तो अभी काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स है। और जो आरआरबी ग्रुप डी के लेवल का जो टफेस्ट जो न्यूमेरिकल जो हो सकता है या फिर जो दिया हुआ है, मैं उसको सीरीज बाय सीरीज करने का मतलब कि मैं न्यूमेरिकल सीरीज अभी लेकर चलूंगा। और सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज नहीं, ये आरआरबी का सीरीज है, यानी कि खास तौर पे रेलवे ग्रुप डी का है, आरआरबी ग्रुप डी का। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी जो 1 से 1.5 महीने जो बचे हुए हैं आपके लिए, वो 1 से 1.5 महीने में आपका जो मतलब कि जो स्टैंडर्ड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी आ जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि हुआ क्या है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बच्चों को दिक्कत हुई है, बच्चों में डिस्टर्बेंस हुई है। क्या तो टाइम मतलब कि घर पे टाइम सही से एक्सपेंड नहीं कर पाते वगैरह वगैरह है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं चाहता हूँ क्या कि इस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके अंदर जो है वो कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि आप एग्जाम को सही से क्रैक कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं ये न्यूमेरिकल सीरीज जो आरआरबी ग्रुप डी का लिया हुआ न्यूमेरिकल्स है। तो अगर अभी तक आपने जो हमारे पिछले जो वीडियो लेक्चर है अभी तक आपने अगर नहीं देखा है, तो जाएं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप जाएं वहां से लिंक पे क्लिक करें। लिंक से क्लिक करके आप यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो आप उससे पहले देखिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि वहां से आपको ये सारी जिसमें जितने भी फार्मूलाज अप्लाई होने वाले वो सभी फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे और सबका यूनिट एंड डायमेंशन भी आपको मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल में जो खास तौर पे जो मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स और मैकेनिक्स में खास तौर पे जो मोशन का जो पार्ट है, यानी कि गति का, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो आती है आरंभिक वेग और अंतिम वेग चुनने में। आरंभिक वेग या अंतिम वेग, आरंभिक चाल या अंतिम चाल, अंतिम चाल किसको कहेंगे, आरंभिक चाल किसको कहेंगे, या फिर अंतिम वेग किसको कहेंगे और आरंभिक वेग किसको कहेंगे। तो ये दोनों को आपको न्यूमेरिकल से उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा मैं बात करूंगा कि आखिर आरंभिक वेग को या अंतिम वेग को हम कैसे निर्धारित करते हैं, कि किसको हम आरंभिक कर सकते हैं और किसको अंतिम कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, खास तौर पे जो गति का जो क्वेश्चन होता है, उसका एक क्राइटेरिया, उसका एक रूल क्या है कि अगर गति का कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर विरामावस्था से, अगर उसमें लिखा हो कि कोई जो गति है वो विरामावस्था से शुरू हो रही है, तो उसकी जो आरंभिक वेग जो होती है यू, आरंभिक वेग को हम कैसे दर्शाते हैं, तो यू से दर्शाते हैं। कैसे, तो यू से। तो अगर कोई वस्तु, किसी कण, किसी पिंड की गति विरामावस्था से शुरू होती है, तो कुछ नहीं करना, उस आंख मूंद कर चुपचाप उसका यू को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर आपको विरामावस्था से गति आरंभ मिले, तो उसमें क्या करना है, तो उसमें यू को हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। दूसरी चीज यू का और क्या है, आरंभिक वेग का। ये तो पता ना कि आरंभिक वेग को हम कैसे, नजर आ रही है रेड वाली, चलिए मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, ब्लू को ही यूज कर लेता हूँ। तो क्या करना है कि यू को बच्चों आपको 0 कर देना है। कब, तो जब भी क्या लिखा हो कि गति जो है वो विरामावस्था से शुरू हो रही है, तब, ठीक है। इसके बाद और क्या है आरंभिक वेग का क्राइटेरिया, तो आरंभिक वेग कब कहेंगे, तो जब किसी समय अंतराल से पहले अगर कोई वेग हो या चाल हो, क्या हो, किसी समय अंतराल से पहले वेग या चाल दिया हुआ होता है, तो वो जो है वो आरंभिक वेग कहलाती है। वो क्या कहलाती है, तो आरंभिक वेग कहलाती है ना। और उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको यू मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है कि कोई गाड़ी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील है, 4 सेकंड बाद
तो ये 4 सेकंड बाद उसकी वेग जो है वो मान लो कि 35 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो 4 सेकंड बाद जो 35 मीटर पर सेकंड हो रही है और 4 सेकंड से पहले की जो वेग थी वो वेग क्या कहलाएगी? तो वो वेग u कहलाएगी, आरंभिक वेग कहलाएगी। क्लियर? समझ में आई बात? नहीं? चलिए कोई बात नहीं। इसका सबसे बेसिक और सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि अगर किसी चाल के साथ में चाल या वेग या गति, क्या? तो गति, अगर इसके साथ में से लगा हो, क्या लगा हो? से लगा हो। इतना ध्यान रख लीजिए, चाल से, गति से, वेग से लगा हो तो उसको आप आरंभिक वेग यानी कि u मान लीजिए। क्या लिख लीजिए? उसको आप u लिख लीजिए। और इसके अलावा जो उसमें वेग आएगी वो हो जाएगी आपकी अंतिम वेग। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ। हाँ, इसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से के वेग 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम एक पिंड। तो ये 30 मीटर पर सेकेंड के वेग यानी कि इतना के वेग से गतिमान, यहाँ पर से छूट गया है, इतना के वेग से। तो यहाँ पे जैसे ही वेग से गतिमान मिल गया, वेग से मिल गया, तो यानी कि जो लिखा हुआ है कि 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से, तो यहाँ पे क्या है? वेग से। मैंने क्या कहा कि जिसके पास में वेग से लगा हो उसको क्या हम मान लेंगे? उसको मान लेंगे u। तो यहाँ पर जो 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों u। ये क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। कितना? तो 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये क्या हो जाएगी? ये u हो जाएगी। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका और सबसे बेसिक और सबसे फास्टेस्ट मेथड यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर किसी चाल के अंत में से हो या फिर वेग के या गति से, ये सिर्फ से लगा हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आरंभिक वेग हो जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि 100 केजी द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो क्या है? 5 मीटर पर सेकंड से। तो जैसे ही यहाँ पे मिल गया हमें कि 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसको क्या करेंगे? इसको u मान लेंगे। क्या करेंगे? तो इसको हम u बना देंगे, u मान लेंगे। बहुत अच्छा, समझ में आई बात? तो जिससे किसी भी चाल के साथ में, वेग के साथ में या गति के साथ में से लगा हुआ मिल जाए अंत में, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम आरंभिक वेग मान लेंगे। सबसे शॉर्ट तरीका है आपको न्यूमेरिकल्स करने का। और इससे ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब कि वो जिससे ज्यादा हार्ड और ज्यादा टफेस्ट है आपको न्यूमेरिकल्स दे भी नहीं सकते। आरबी में इतना ज्यादा टफेस्ट न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। ठीक है? और इसके बाद जो वेग आएगी वो कहलाएगी क्या? तो वो हो जाएगी अंतिम, क्योंकि एक आरंभिक और एक अंतिम, तो दूसरी जो वेग बचेगी वो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अंतिम वेग। खैर, इसके बारे में हम जैसे जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम देखते चलेंगे और इसको हम आसानी से करते चलेंगे। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, इसको इरेज करते हैं और डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स को लगाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। मतलब कि एक आदमी है 70 केजी का, वो 50 न्यूटन के बल से एक दूसरे 50 केजी आदमी को क्या करता है? तो धक्का देता है, यानी कि पुश करता है। तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से ढकेला? तो यानी कि अरे भैया ये मान लो कि ये 70 केजी का आदमी है और ये 50 केजी का है, इसको जब 50 न्यूटन के बल से इसको ढकलेगा तो ये भी क्या करेगा? ये भी अपने तरफ से फोर्स लगाएगा। समझ में आया? एक्शन रिएक्शन क्या बोलते हैं? इसने किया एक्शन तो इसने किया रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, और इसी को तो बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। जी हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के तृतीय गति का नियम क्या है? तो न्यूटन्स के तृतीय लॉ क्या है? तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बराबर और विपरीत, या बराबर का मतलब क्या? बराबर का मतलब कि उसका परिमाण जो है वो बराबर रहेगा, परिमाण उसका बराबर रहेगा, लेकिन उसकी दिशा जो है वो क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। कि किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अब यहां से देखिए, इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर इक्वेशंस दिया हुआ है क्या कि एक 70 केजी का आदमी
आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। कोई एक 50 केजी का आदमी है और ये है 70 केजी का। ये जो है 70 केजी वाला, ये 50 केजी को क्या करता है, तो धक्का देता है। कैसे धक्का देता है, कितना बल लगाता है, तो वो 50 न्यूटन का बल लगाता है। तो अब 70 केजी वाला क्या 50 केजी वाला क्या करेगा, खुद को रोकना चाहेगा, क्योंकि 70 केजी का आदमी है और 50 केजी के आदमी पर जो बल लगा रहा है 50 न्यूटन का, तो 50 केजी वाला आदमी क्या करेगा, उसको रोकना चाहेगा। तो रोकने के लिए क्या करेगा, जितना ज्यादा बल लगाएगा उतना ही ज्यादा बल इधर से भी लगाएगा। तो 70 केजी वाला कितना बल लगा रहा है, 50 न्यूटन लगा रहा है। कितना लगा रहा है, तो ये 50 न्यूटन लगा रहा है। तो 50 केजी वाला भी क्या करेगा, बराबर लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है क्या, कि किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 50 केजी वाला आदमी जो है दूसरे आदमी को कितने से बल से ढक लेगा, तो है 50 न्यूटन के बल से ढक लेगा, है ना। कितना, तो 50 न्यूटन। क्लियर, बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 50 न्यूटन। कितना आंसर हो जाएगा, 50 न्यूटन। ये जो क्वेश्चन जो है वो कहां से, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल है। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले तो सबसे पहले तो आप दिमाग में हटा लीजिए कि जिस भौतिक राशि के बारे में पूछा जाए, जिस भौतिक राशि के बारे में पूछा जाए, तो आप उसका आप जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़े कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है या फिर वहां पे कौन सी भौतिक राशि आ रही है, तो आपके माइंड में तुरंत जो है उसकी मात्रक आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे पूछा कि कार्यान्वित बल है, खाली जगह है और बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए में है 75 जूल, ऑप्शन बी में है -75 न्यूटन, ऑप्शन सी में है 75 जूल और -75 जूल, और ऑप्शन डी में है 75 न्यूटन। तो सबसे पहली बात यहाँ से कि कहीं ना कहीं 75 जूल और -75 जूल ये तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि कार्यान्वित बल है, यानी कि बल क्या है, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहाँ से जूल वाला, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, तो जूल वाला जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन कौन सा, सी, ये दोनों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जूल और जूल किसका होता है, तो जूल जो होता है वो बच्चों वो कार्य का मात्रक होता है। यहाँ पर हमसे बल पूछ रही, कार्यान्वित बल, तो बल में कौन सा है, तो एक -75 न्यूटन है और एक है +75 न्यूटन। अब क्वेश्चन को देखिए कि 15 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है, तो कार्यान्वित बल, भैया आप ऐसा समझो कि एक वस्तु के ऊपर कोई बल लग रहा है जिसकी वजह से उसमें त्वरण आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 15 केजी, तो बल बराबर क्या लिखते हैं, तो बल बराबर लिखते हैं, यानी कि F बराबर क्या लिखते हैं, तो F बराबर लिखते हैं कि F बराबर m गुने a, जहां पर m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है, और कल ही ये फॉर्मूला हमने बतला रखा है। तो देखिए, आपको अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट किसी भी न्यूमेरिकल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आप लोग के जो न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस। तो यहाँ से क्या करेंगे कि m क्या है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 15, तो ये लीजिए 15 गुने त्वरण कितना दिया हुआ है 5, तो 15 गुने 5 क्या हो गया 75, यानी कि 75 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 न्यूटन, 75 न्यूटन। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों -75 न्यूटन, -75 न्यूटन दिया हुआ है, तो हमने -75 न्यूटन क्यों नहीं चूज किया, मैंने 75 न्यूटन ही क्यों लिखा, तो इसके पीछे का रहस्य है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है। यही अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मंदन से गतिमान रहता तो वो ऑटोमेटिकली वो रिवर्स में हो जाता, क्योंकि मंदन क्या होता है, तो ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर दिए होते। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से
तो मैंने क्या कहा कि जहां पर वेग से वगैरह सब लिखा हो तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम u मान लेंगे। तो यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे u दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। तो इसको ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे में हो जाएगा 1000 केजी। कि एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। ऑप्शन ए में है 15 न्यूटन, ऑप्शन बी में है 40 न्यूटन, ऑप्शन सी में है -60 न्यूटन और ऑप्शन डी जो है वो है बच्चों 60 न्यूटन। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हमें आंसर लिख देना है क्या, तो -60 न्यूटन। कैसे, हमें कैसे पता चला कि इसका आंसर -60 न्यूटन होगा। अरे भैया जो ऊपर में जो क्वेश्चंस किए थे 70-75 केजी वाला आदमी बोला कि न्यूटन थर्ड ला, यहाँ भी तो सेम कंडीशन है ना। जब आप क्रिकेट में बॉल को आप फेंकते हैं, जैसे होता है क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लेयर है और इसके हाथ में मान लीजिए बैट है, जब यहाँ से बॉल जाएगी तो बॉल टकराएगी बैट से, और जब ये बॉल बैट से टकराएगी तो बॉल जो है वो बैट के ऊपर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। तो बदले में बैट भी जो है वो क्या है, बॉल के ऊपर एक बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, तो जितना बल बॉल लगाएगा उतना ही बल क्या करेगी, बैट भी लगाएगी। लेकिन जो बैट द्वारा जो लगाया गया बल की जो दिशा होगी वो बॉल द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में होगी। अगर यहाँ से बॉल गया है, बैट है, तो इसे जाकर टकराएगी तो बैट क्या करेगी, इसके ऊपर भी एक बल लगाएगी, और ये जो क्या होगा, बॉल इधर से जा रहा है तो बैट जो है वो इस दिशा में एक फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी, यानी कि विपरीत बल। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम, कि अगर किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो बॉल जो है वो जाके बैट से टकरा रहा है, यानी कि एक क्रिया कर रही है, तो बैट बदले में क्या करेगी, इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया करेगी और किधर, तो विपरीत दिशा में। तो यानी कि यहाँ पर जो बल का जो मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो ऋणात्मक आने वाला है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, आप देखिए ऑप्शन में देखिए कि न्यूटन 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 न्यूटन, यानी कि सब के सब बल का मात्रक है, यानी कि सब जो है वो बल का मान दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कि इसमें माइनस में कौन है, तो +60 डिग्री है, -60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, माइनस में -60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। दूसरी तरीका आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए F बराबर M में, सॉरी F बराबर, यहाँ पर देखिए कि आपको इस क्वेश्चन में कि दिया हुआ है कि ये जो गेंद जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिशील है, तो 30 मीटर पर सेकंड की वेग से, और मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर जिसके साथ में वेग से, गति से, चाल से अगर रहे तो आप उसको क्या लिखेंगे, तो उसको u लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों u इक्वल टू दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, साथ में इसका क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि m दिया हुआ कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम को आप केजी में चेंज करिए तो कितना करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइम दिया हुआ कि कितने समय में रोक लेता है, तो 0.05 सेकंड में इसको यहाँ से रोक लेता है। क्लियर। अब आपको बल निकालना है, तो भैया बल निकालने के लिए आपको त्वरण चाहिए। बल निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको त्वरण चाहिए। इसमें त्वरण तो दिया हुआ है नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो आप एक बार सोचिए कि जब यहां से हम बॉल को फेंकें तो जब बैट ने बॉल को रोका तो बॉल का अंतिम वेग क्या हो जाएगी, तो अंतिम वेग भाई इसका 0 हो जाएगी, तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और त्वरण क्या होता है, तो त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग कितना, 30, तो परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो v फाइनल v माइनस u होगा, v माइनस u बटा t, यही तो हमारा त्वरण होगा। v क्या हो गया, अंतिम वेग, u क्या हो गया, आरंभिक वेग, t क्या हो गया, समय। अब यहां से निकाल लीजिए त्वरण, तो क्या मिल जाएगा, 0 - 30 डायरेक्ट कर देंगे और समय दिया हुआ है 0.05। क्लियर, बात समझ में आई, तो यहां से आ जाएगा हमारा -30 बटा 0.05। ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, m × a होता है। m कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 100 बटा 1000 kg, गुने त्वरण कितना आ गया है, त्वरण है -30 बटा और 0.05 है, तो इसके ऊपर में क्या हम 100 लिख सकते हैं, नीचे 5 लिख सकते हैं या नहीं।
क्यों? तो इसका पॉइंट के बाद 1 2 0, तो यहाँ से अगर इसका 0.05 के ऊपर से अगर दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 100 हो जाएगा। ले लीजिए 100 से इसका 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 1 कट गया 2, तो क्या आ गया -60 न्यूटन। फिर से हमारा वही क्या आंसर आया, -60 न्यूटन। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए मैंने क्या किया, तो त्वरण निकालने के लिए मैंने अंतिम वेग में से आरंभिक वेग को क्या किया, माइनस कर दिया। हमारा आरंभिक वेग कितना था, 30 न्यूटन पर सेकंड। अंतिम वेग क्या हो गया, क्योंकि जब उस बॉल को बैट जब रोकेगी तो रोकने के बाद उस बॉल क्या हो जाएगा, वो बॉल रुक जाएगी। तो बॉल जब रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने v माइनस यू बटा टी, यानी कि यहाँ से कि a बराबर क्या, तो v माइनस यू बटा टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। देखिए परिवर्तन की दर या परिवर्तन जहां भी हो तो वहां अंतिम में से आरंभिक आप कहिए घटा दिया कीजिए। परिवर्तन जैसे तापमान में परिवर्तन, तो अंतिम तापमान माइनस आरंभिक तापमान, है ना। चाल में परिवर्तन, तो अंतिम चाल माइनस आरंभिक चाल, है ना। तो इस तरह से परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो जब भी परिवर्तन निकालते हैं तो अंतिम में से आरंभिक को घटाया जाता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। चलिए इधर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों की 100 ग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की 100 ग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से, तो जैसे ही 5 मीटर पर सेकंड से मिल गया, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये चाल दिया हुआ है, चाल के साथ में क्या लगा है, से, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हमें u दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, u दिया है बच्चों कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो क्या बोले कि u के बाद यानी कि u के अलावा जो चाल या वेग आएगा वो क्या हो जाएगा, v। तो v कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड कितने देर में हो जाती है, तो 5 सेकेंड में। टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड में। तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड का आरोपित बल की गणना करें। भैया फिर से इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, तो अंतिम माइनस आरंभिक, यानी कि अंतिम वेग में से आरंभिक वेग। अब देखिए इसमें अंतिम वेग कौन है, तो अंतिम वेग का कितना से कितना हो रहा है, तो 5 से 15 हो रहा है। तो अंतिम कितना है, 15, और आरंभिक कितना है, 5। तो 15 माइनस 5, और बटा में क्या कर देंगे, तो टाइम कर देंगे, यानी कि 5 सेकंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5 तो 10, 10 बटा 5 आ गया 2। तो यहाँ से इसका त्वरण कितना हो गया, त्वरण हो गया बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात नहीं समझ में आई तो फिर से वही वाला तो अप्लाई किए ना कि a बराबर v माइनस यू बटा टी। देख लीजिए, क्योंकि त्वरण का परिभाषा ही होता है कि वेग में परिवर्तन की दर। आप त्वरण के फॉर्मूला को मत रटिए, आप उसकी परिभाषा को गौर से उसके परिभाषा के ऊपर ध्यान दीजिए कि त्वरण की परिभाषा क्या होती है। तो वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, तो अंतिम वेग में से आरंभिक वेग को माइनस कर देंगे। हमेशा जहां कहीं भी परिवर्तन निकालना, जैसे मान लो कि तापमान में परिवर्तन, तो क्या करेंगे कि अंतिम तापमान माइनस आरंभिक तापमान। चाल में परिवर्तन, तो अंतिम चाल माइनस आरंभिक चाल। तो इस तरह से हम परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो अंतिम में से आरंभिक को जब माइनस करें तो वो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे देखिए पहले कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था, फिर कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अंतिम क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड, और आरंभिक क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो मैंने वेग त्वरण कैसे निकाल लिया, तो त्वरण के लिए पता है कि क्या, तो कि वेग के परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकाला, तो 15 माइनस 5, तो वेग में परिवर्तन निकल गया। और फिर की दर, और दर यानी कि समय, तो 10 बटा 5 हो गया 2। यहाँ से त्वरण हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो है हम यहाँ से इसका बल निकाल लेंगे। तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 100 kg, त्वरण कितना है 2, तो यहाँ से आ जाएगा सीधा 200 न्यूटन। अब देख लीजिए 200 न्यूटन कहाँ पे है, यहाँ पे है 200 न्यूटन। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक चीज और आपको दिखेगी क्या, कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 200 पास्कल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 200 जूल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 200 केजी। तो आप इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए हुए लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, और केजी जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है।
क्वेश्चंस में हमें हमसे पूछा गया है बल, और जब क्वेश्चंस में बल पूछा गया है तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो जो न्यूटन वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा करेक्ट। तो आप बिना अगर इस तरह के जो जिसमें कि अलग अलग मात्रक वाले क्वेश्चंस हो तो आप बिना उसमें सोचे बिना कैलकुलेशन हुए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को या जो भौतिक राशि के बारे में हमसे पूछा गया है क्या उसका मात्रक है या नहीं है, उसका मात्रक मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा गया बल के बारे में, तो देखिए पास्कल दिया हुआ है, जूल दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है। तो बल के बारे में पूछा गया है तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो मैंने न्यूटन को सिलेक्ट कर लिया आसान तरीके में, बिल्कुल इजी वे में, कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। केजी किसका मात्रक होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान के बारे में पूछ नहीं रहा। यहाँ पर जूल है, जूल किसकी मात्रक होती है, जूल जो मात्रक होती है वो होती है कार्य और ऊर्जा की, तो यहाँ पे हमसे कार्य ऊर्जा भी नहीं पूछ रहा। इसमें फिर क्या है पास्कल दिया हुआ है, पीए का मतलब होता है पास्कल, पास्कल किसका होता है दाब का, तो दाब भी नहीं पूछ रहा, हमसे बल पूछ रहा है। तो आंख मूंद के यहाँ पे जहां पे न्यूटन देख लिया हम उसको चेक आउट कर दिए। क्लियर। बाकी विशेष कैलकुलेशन के लिए बस इतना शॉर्ट एकदम छोटा सा कैलकुलेशन करना है, और आपको ध्यान हमेशा यही रखना है क्या कि त्वरण की परिभाषा से मिल चलना, त्वरण की फार्मूला से नहीं, परिभाषा से। उसकी परिभाषा क्या होती है, तो वेग में परिवर्तन की जरूरत। परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो अंतिम में से आरंभिक, और अंतिम आरंभिक कैसे पहचानेंगे, तो जिस वेग या गति या चाल के अंत में यानी कि साथ में क्या लगा हुआ से लगा हुआ हो तो उसको क्या कर देंगे, उसको आरंभिक वेग यानी कि यू मान लेंगे, और उसके अलावा यानी कि उसके बाद जो वेग या चाल या गति आएगी उसको क्या करेंगे, तो उसको हम अंतिम मान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों की यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान हो तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कि आपको इसमें दिया हुआ है कि 25 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है 25 केजी है, और यहाँ पे दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कैसे पता कि ये त्वरण है, तो पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक समान त्वरण। अगर एक समान त्वरण नहीं लिखा था तो हम क्या करते हैं, तो अरे भैया हम मात्रक से पकड़ लेते हैं कि कौन वेग है कौन त्वरण है। जी हाँ, मात्रक जो है ना वो किसी भौतिक राशि को पहचानने का तरीका है। यहाँ पे जैसे ही हमने देख लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने समझ गया कि जो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दिया हुआ है वो क्या है, तो वो त्वरण है। अब हमें पता है कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m गुने a। m कितना है, तो m है 25 गुने 8, तो हो जाएगा 25 गुने 8 तो हो जाएगा 200। अब इसमें देख लीजिए 200 न्यूटन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो क्या है 200 न्यूटन है। अब इसमें एक चीज आप इसमें और देख सकते हैं, इसमें दिया है ऑप्शन बी में 200 जूल, 200 मीटर पर सेकंड और 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से सेम क्वेश्चन, जिस तरह से ऊपर में क्वेश्चन था उसी तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक चीज और है कि जो ऑप्शन में जो दिए हुए हैं वो जूल है, मीटर पर सेकंड है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप इसका पहले ऑप्शन में मैच कर लीजिए कि ऑप्शन में मात्रक का क्या स्थिति है। तो जैसे ही मात्रक यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए हमने सोच लिया कि वो क्या है, तो वो त्वरण है। तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, तो बल पूछा गया है, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो भी हम यहाँ पर कंफ्यूज होते और हम कैलकुलेट किए होते, लेकिन यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट न्यूटन दिया है बिल्कुल इजी वे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि ये जो है वो त्वरण की बात कर रही हो, हमसे बल पूछा गया है। तो ए वाली जो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ये तो होगी नहीं किसी हाल में। ऑप्शन बी में है 200 मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का होता है, और हमसे वेग तो पूछा नहीं गया है, तो ऑप्शन सी भी हो नहीं सकता किसी हाल में। ऑप्शन बी में देखिए क्या है 200 जूल है, और जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में है क्या 200 न्यूटन, जी हाँ न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, और हमसे पूछा क्या गया है, बल पूछा गया है कि वस्तु पर लगाया गया बल, तो बल पूछा गया, और बल किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं न्यूटन। अभी तक हमने जहां तक भी जो क्वेश्चंस जो मैंने रिसर्च किया है न्यूमेरिकल्स में खास तौर पे, तो आप लोग को ज्यादातर ऑप्शंस इस तरह से होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जिसकी परिमाण यानी कि परिमाण जो होती है वो सेम होती है लेकिन मात्रक अलग अलग दिए होते हैं, ताकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो। तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन को टारगेट करिए, ऑप्शन टारगेट करके आप उसकी मात्रक को मैच करिए कि उसका मात्रक क्या दिया हुआ है, और ये चुटकी बजा के सॉल्व करें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु
पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु वेग को 4 मीटर पर सेकंड से, हाँ ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड, कितना दिया हुआ है 3 सेकंड की अवधि, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के, यहाँ पे मास दिया हुआ है 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से, तो जैसे ही यहाँ पे से इसके साथ में लग गया अंत में तो इसको क्या कर देंगे, इसको यू कह देंगे, यानी कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का मान बताएं। तो फिर से वही बात, बल का मान पूछ रहा, और बल के लिए हमें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। त्वरण तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यहाँ पे u दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकंड। कैसे, तो क्योंकि यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से, जब से लिखा हुआ देखे तो हम पहचानिए कि ये क्या है, ये u है, और उतना से कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो अंतिम माइनस आरंभिक, और अंतिम कितना है 6 और आरंभिक कितना है 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। और क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर, तो दर किसका, समय का, समय के साथ, तो 6 माइनस 4 तो हो गया 2, और समय कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो यहाँ से बटा 3 कर देंगे तो आ जाएगा 3/2। ये क्या आ गया, 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये त्वरण आ गया। कितना आ गया, ए बराबर हमारा तो आ गया, सॉरी 2/3, कितना आ गया, तो आ गया यहाँ से 2/3, क्या आ गया, इस तरफ लिखे, इस तरफ लिखते हैं, क्या हम लिख देंगे यहाँ से त्वरण बराबर, तो त्वरण यानी कि ए बराबर क्या लिखेंगे, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग कितना से कितना हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, तो 6 माइनस 4 यानी कि अंतिम माइनस आरंभिक, और बटा में क्या, समय यानी कि 3 सेकंड, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये त्वरण हो जाएगा। और द्रव्यमान दिया हुआ है भैया कितना, 8 केजी, तो यहाँ से बल निकाल लीजिए। बल बराबर क्या होता है, F बराबर m में, जहां पर m क्या है द्रव्यमान, a क्या है त्वरण, और यहाँ पे m देख लीजिए द्रव्यमान दिया हुआ है 8 केजी, त्वरण आ गया कितना 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा 8 दूनी 16, 16/3, और जब 16/3 को डिवाइड करें तो लगभग 5.333 कुछ ऐसा आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। तो बहुत ही बिल्कुल ही आसान तरीका है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो आप कभी भी u और v के ऊपर मत जाइए, बल के केस में खास तौर पे। हाँ, u और v का यूज कहाँ करेंगे, तो जब आप गति वाले क्वेश्चंस लेंगे वहां करेंगे, और इसको कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बतलाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो मेन बातें जो ध्यान में क्या रखनी है कि अगर जब भी त्वरण निकालना हो तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग में परिवर्तन कैसे, तो आरंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, यानी कि अंतिम वेग में से आरंभिक वेग को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो त्वरण मिल जाएगा। अब हमें कैसे पता कि कौन आरंभिक है कौन अंतिम है, तो आरंभिक के लिए क्या बताएं कि जिस चाल वेग या गति के अंत में क्या हो, से लगा हो, जैसे यहाँ पे देखिए इतना से इतना हो जा रहा है, या गति से वेग से, तो उसमें क्या करेंगे, उसको हम आरंभिक वेग मान लेंगे, यानी कि उसको u मान लेंगे, और उसके बाद जो वेग आएगी वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अंतिम वेग। क्लियर। तो चलिए इसी तरह से फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल सीरीज में, जिसमें हम लेके आएंगे अच्छे क्वेश्चन जो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के जो आए हुए होंगे, क्योंकि अभी 1 महीने बाद जो है वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग को के सामने जो जितना भी इसका जो इजी और प्लस में टफ न्यूमेरिकल्स हो सब आप लोग को दिखा दे, आप लोग के सामने सॉल्व कर। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और मॉडिफाइड करने का, ताकि आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो स्लॉट में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड हो। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने अगर हमारा हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली मेम्बर बन जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।